नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। कानून के संदर्भ में किसी भी देश के भीतर हमेशा से यह कहा जाता है कि कानून की नजरों में हर कोई बराबर होता है और कानून एक समान नजरिए से अपने भीतर हर नागरिक को एक ही नजरिए से देखता है और वह किसी के साथ भी भेदभाव करने की दृष्टि से, चाहे किसी भी देश के संदर्भ में उसका जिक्र किया जा रहा हो या किसी भी देश के भीतर उसके लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा रही हो, कानून के लिए हमेशा से यह कहा गया कि कानून सभी के लिए बराबर रूप से लागू होता है। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र या दुनिया का हाल ही में कोई बना हुआ लोकतंत्र हो, हर किसी के संदर्भ में इस बात को कानून के संदर्भ में बहुत साफ तौर पे कहा गया कि कानून को जब कभी भी लागू करवाया जाए, यानी उसके इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीकों को जब अमली जामा पहनाया जाए, तो उस समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए और इस बात को बहुत प्रमुखता से, बहुत प्रखरता से सुनिश्चित किया जाए कि कानून किसी भी रूप में भेदभाव के साथ प्रतीत नहीं होना चाहिए। भारत के संदर्भ में भी भारत का संविधान समानता का जिक्र इस रूप में करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए कानून की व्याख्या और कानून का दृष्टिकोण किसी भी रूप में भेदभाव सरीखा नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 भी इस बात का जिक्र खुले तौर पे करता है, लेकिन साथ में इस बात का उल्लेख करता है कि महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में कानून की विशेष रूप से व्याख्या करने के लिए राज्य यानी कि सरकार स्वतंत्र है। लेकिन इस बात पर ना जाते हुए आज कानून की व्याख्या इस रूप में करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी के रूप में जाने वाले एक देश के संदर्भ में जब आपके साथ जुड़ने का यह अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि भारत के संदर्भ में यदि मौजूदा परिस्थितियों को एक अक्ष में रखा जाए, यानी एक नजरिए से उनको देखा जाए और बहुत अगर शुरुआती तौर पर एक महीन रेखा खींची जाए, एक रेखांकित करते हुए परिस्थिति की व्याख्या की जाए, तो कानून की समानता के रूप में और कानून किस प्रकार समान रूप से लोगों को देखता है, इसकी व्याख्या जरूरी हो जाती है। अदालती गलियारे में कानून के संदर्भ में एक मूर्ति का जिक्र हमेशा होता है जिसे न्याय की देवी के रूप में बताया जाता है। कानून की देवी या यूं कहें न्याय की देवी के हाथ में तराजू होता है, जो कि दो पक्षों के संदर्भ का इस रूप में उल्लेख करता है कि विवाद दो लोगों के बीच में होगा। इसी के साथ न्याय की देवी की आंखों पर यानी उनके नेत्रों पर पट्टी बंधी होती है, जो इस बात का संकेत साफ तौर पे करती है कि कानून अंधा होता है। अंधापन इस लिहाज से नहीं कि कानून के पास आंख नहीं होती देखने के लिए, लेकिन उसके आंखों पर पट्टी इस मायने में बंधी होती है और वह इस मायने में बहुत महत्व रखती है कि कानून किसी के लिए भी जब तय करता है मर्यादाओं को, तो वह यह नहीं देखता कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में मर्यादाओं को तय किया जा रहा है या निर्णय दिया जा रहा है, उस व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि किस रूप में है। कानून किसी के लिए यह नहीं देखता कि वह अमीर है या वह गरीब है, वह अग्री जाति से है या वह कमजोर या निम्न जाति से संबंध रखता है। संबंधित व्यक्ति किसी मजबूत पक्ष का एक भाग है, एक हिस्सा है, या वह स्वयं किसी के सहारे पर आश्रित है। कानून इन बातों को नहीं देखता, उसके भीतर स्पष्ट रहता है कानून की व्याख्या बराबर है। अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 के उस भाग को यदि हम कुछ समय के लिए छोड़ दें जहां बच्चों और महिलाओं के संदर्भ की व्याख्या की गई है, आज सवाल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज सवाल लोकतंत्र की जननी के भीतर आज प्रश्न यह नहीं है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को आनंद फानन में बिल्कुल एक नए सिरे से ना सिर्फ खारिज कर दिया गया, बल्कि अब उन्हें उनको सरकारी आवास एक सांसद के रूप में जो आवंटित था उसको भी खाली करने का निर्णय सुना दिया गया। यह बात किसी के लिए भी इस रूप में बहुत साधारण हो सकती है कि जब सांसद नहीं है तो घर किस बात का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात यदि इतनी सरल होती तो शायद आपसे संवाद करने की जरूरत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के भीतर यानी लोकतंत्र की जननी के भीतर नहीं आती। आप लगातार वीडियो की शुरुआत से इस शब्द पे गौर कर रहे होंगे कि हम लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र और इसका उल्लेख बार बार कर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह है, इस वजह को हम
प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएंगे। आप समुचित वीडियो को, इस समूचे संवाद को, इस समूचे वीडियो को जब सुनेंगे तो आपको भी समझ आएगा और आप खुद ही इस बात का निष्कर्ष निकाल पाने की स्थिति में होंगे कि भारत के संदर्भ में यदि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र आज निरंतर इस रूप में बारंबार किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित करना एक विषय है, उनका बंगला खाली करवा देना या उनको बंगले से एक तरह से निकाला दे देना एक दूसरा विषय है। लेकिन विषय इन दो परिस्थितियों के भीतर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व या उस व्यक्ति से जुड़ी हुई परिस्थितियों मात्र का नहीं है। सवाल उससे कहीं आगे है, क्या लोकतंत्र की जननी अपनी नई परिस्थितियों को इस रूप में गढ़ रही है, या वह अपनी परिस्थितियों का निर्माण कुछ इस तरह अब कर चुकी है, कर नहीं रही है बल्कि कर चुकी है कि वहां की परिस्थितियां कानून की व्याख्या एक अलग नजरिए से करती हैं। बीते 23 मार्च 2023 से जो सुबुगाहट एक खतरनाक रूप से या फिर एक जलजले के रूप में, यानी कि एक तरफ से जैसे खबर आई और वो खबर इस रूप में प्रचलित हो गई और फैल गई कि एक सांसद को ना सिर्फ निकाल दिया गया बल्कि उसका पक्ष उसे रखने का मौका भी नहीं दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने अजीबोगरीब या कहे कमाल की स्फूर्ति दिखाते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खारिज कर दिया। इसको लेकर हम आपसे अपने पिछले वीडियो में भी जुड़ चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहरहाल, जब राहुल गांधी की सदस्यता को निलंबित किया गया उसके पश्चात यह बिल्कुल तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी से अब उनका बंगला भी सरकार खाली करवाएगी, और सरकार ने लोगों को निराश नहीं किया, किसी भी विश्लेषक को निराश नहीं किया, और सरकार ने 2 दिन बाद ही ये नोटिस निकाल दिया, अब आप घर खाली कर दीजिए। राहुल गांधी ने इसका उत्तर भी दिया, आपकी स्क्रीन पर वो उत्तर भी आ रहा है। राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जिस जनता ने चुनकर मुझे 4 बार इस घर में रहने का अवसर प्रदान किया, मैं उस जनता का आभारी रहूंगा, और उस जनता के आश्रय ही इस घर के भीतर मेरी कुछ सुखद यादें मैंने बनाई थी, और लोकसभा सचिवालय के द्वारा दिए गए इस निर्देश का मैं पालन करूंगा, और समय सीमा जो मुझे दी गई है उसके भीतर मैं ये बंगला खाली कर दूंगा। भारत के संदर्भ में यदि घर का संदर्भ ही हम लें तो घर को इस रूप में देखा जाता है कि चाहे आपके पास अपना कुछ भी ना हो, लेकिन यदि आपके पास अपना एक घर है, चाहे वह एक कमरे का घर हो या एक पूरा डीलक्स हाउस हो या कितना भी बड़ा घर हो, घर घर होता है, और उस घर के संदर्भ में हर किसी की भावनाएं जुड़ी होती हैं। भारत के मिडिल क्लास का हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के घर छीन जाने के बाद से जश्न मना रहा है, उसको यह अधिकार भी है। मिडिल क्लास को अपनी चाहे जेब खाली रहे या पेट खाली रहे, लेकिन मिडिल क्लास को दूसरों के दुखों पर जश्न मनाने में आजकल बहुत मजा आता है, उन्हें लेने दीजिए। मिडिल क्लास को उनका जश्न मुबारक हो। लेकिन हम सिर्फ राहुल गांधी के बंगले के आश्रय आज आपसे नहीं जुड़ रहे हैं। बंगले का विषय तो राहुल गांधी के संदर्भ में यदि देखा जाए तो जिस परिवार से राहुल गांधी आते हैं उस परिवार ने देश की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन को इस देश को सौंप दिया, क्योंकि यदि उस दौर में भी आनंद भवन की यदि आर्थिक दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया जाए तो उस वक्त भी आनंद भवन और आज भी आनंद भवन की जो कीमत है वो करोड़ों में है। लेकिन उस परिवार ने आनंद भवन को भी बहुत आराम से और बिना किसी के कहे अपनी स्वतः स्फूर्त, अपनी स्वेच्छा से भारत को समर्पित कर दिया। तो उस संदर्भ में घर का विषय बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रह जाता है। लेकिन कानून की व्याख्या जब आती है तो क्या कानून हर किसी को बराबर रूप से देखता है? आप सोच रहे होंगे कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून सभी को बराबर नजरिए से देखता है। काश आपके जितने भोले, यानी जनता के जितने भोले हम नागरिक भी होते तो शायद इस बात को हम बहुत आराम से जाने देते और बिना किसी विश्लेषण के इस बात को एक सामान्य घटना के रूप में प्रस्तुत करके बात को समाप्त कर देते। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। इस बात के भीतर एक लोकतांत्रिक देश के भीतर क्या विपक्ष को इस रूप में खारिज कर देने मात्र से नहीं, बल्कि उसके कहीं आगे बढ़कर अब एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण इस देश के भीतर हो चला है जहां विपक्ष कतई मंजूर इस रूप में नहीं है
कि हमारे सामने विपक्ष के खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि बंगला तो राहुल गांधी का अकेले का दिल्ली में नहीं है। राहुल गांधी अब पूर्व सांसद है, तो उनसे बंगला खाली करा दिया जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात को लेकर के भी बहुत अपनी आंखों पे कानून की भांति पट्टी बांधे रखना चाहेंगे कि इस देश के पूर्व डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आज भी दिल्ली के भीतर एक सरकारी बंगले की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2014 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से जीते थे और 2019 का लोकसभा चुनाव वह नहीं लड़े, यानी 2019 से 2023 तक तकरीबन 4 वर्षों के इस कालखंड में भी लाल कृष्ण आडवाणी से उनका घर खाली नहीं कराया गया, जिसके पीछे भारत सरकार का यह तर्क रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की सुरक्षा को देखते हुए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी एनएसजी प्रोटेक्टी हैं, यानी एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो लाल कृष्ण आडवाणी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उनकी तैनाती और लाल कृष्ण आडवाणी की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए उनको बंगले से वंचित नहीं किया जा सकता और उन्हें बंगले में रहने देने की इजाजत दी जाती है। तो क्या राहुल गांधी को जिंदगी का खतरा नहीं है? शायद यह बात यदि हम आज कहें तो कोई हमारे ऊपर भी यह कहते हुए हंसने लगेगा, क्या बात करते हैं, जिस परिवार के भीतर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 31 गोलियों से भून दिया गया, जिस परिवार के एक प्रधानमंत्री को पद से हटने के 2 वर्षों के पश्चात बम से उड़ा दिया गया, उस परिवार को खतरा नहीं है। लेकिन सरकार का मानना है खतरा नहीं है। और शायद आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में Z श्रेणी यानी Z+ श्रेणी की सुरक्षा को भी यह कहते हुए घटा दिया जाए कि अब तो वो सांसद नहीं है, तो सुरक्षा की क्या जरूरत। अच्छी बात है, घर भी गया, सांसदी भी गई, सुरक्षा भी चली जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आज के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र तो हमने इसलिए किया क्योंकि सुरक्षा का ही यदि एक पहलू होता तो सुरक्षा तो दोनों को ही है। राहुल गांधी को सीआरपीएफ की सुरक्षा है, लाल कृष्ण आडवाणी को एनएसजी की सुरक्षा है। तो क्या सरकार एनएसजी और सीआरपीएफ में फर्क करती है? शायद करती हो। लाल कृष्ण आडवाणी लेकिन अकेले नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी सत्ताधारी केंद्र स्तर पर सत्ताधारी पार्टी के पूर्व सांसद अप्रैल 2022 में राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं और आज भी वो दिल्ली के सरकारी बंगले का उपभोग कर रहे हैं। कमाल की परिस्थिति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, जो फिर भारत की केंद्र सरकार में सत्ताधारी दल, हम नाम नहीं ले रहे, आप समझ जाइए, उस सत्ताधारी दल के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी भी आज तक सरकारी बंगले में रह रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी 2014 में अंतिम लोकसभा चुनाव अपना उत्तर प्रदेश की कानपुर संसदीय क्षेत्र से जीते थे। उन्हें भी लाल कृष्ण आडवाणी की भांति 2019 में टिकट नहीं दिया, यानी कि वो सांसद के पद से 2019 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज भी वो बंगले का उपभोग कर रहे हैं। और ये तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सत्ताधारी पार्टी के, तो इनको क्यों निकालेंगे। अच्छी बात है। गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज भी दिल्ली में अपने सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसका एंटाइटलमेंट, उसे एंजॉय कर रहे हैं। आप भाषा पे मत जाइए कि भाषा अंग्रेजी की है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, इसमें मत जाइए। गुलाम नबी आजाद फरवरी 2021 में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सांसद पद से सेवानिवृत्त हो गए। अब तो मार्च 2023 में हम आपसे संवाद कर रहे हैं, 2 वर्षों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन गुलाम नबी आजाद से उनका बंगला खाली नहीं कराया गया। और बीते वर्ष अगस्त में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़कर अपनी एक नई पार्टी जम्मू कश्मीर के भीतर खड़ी कर दी। आप सोच रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं, क्या कानून, क्योंकि लोकसभा सचिवालय का जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला, आपकी स्क्रीन पर वो गैजेट नोटिफिकेशन आ रहा है।
इस गैजेट नोटिफिकेशन में कानून का उल्लेख करते हुए और कानून की धाराओं को, लोकसभा के नियमों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि आपसे यानी कि राहुल गांधी से घर किस रूप में, किन धाराओं के भीतर, किन कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए खाली कराया जा रहा है। तो क्या वही कानूनी प्रावधान पूर्व लोकसभा सांसद लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व लोकसभा सांसद मुरली मनोहर जोशी और गुलाम नबी आजाद भी एक समय लोकसभा के सदस्य रहे, तो पूर्व लोकसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद, क्या यह कानून उन पर लागू नहीं होता? आप बात समझ रहे हैं? कानून की व्याख्या हमने शुरुआत में आपसे कही थी कि कानून के संदर्भ में किसी भी देश के भीतर यह कहा जाता है कि कानून हर किसी के लिए एक जैसा है, बराबर है। और संविधान का अनुच्छेद 15 भी इस बात का जिक्र करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है बिना किसी भेदभाव किए, लेकिन महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में कानून की विशेष व्याख्या की जा सकती है। हमने जिन किसी का भी नाम लिया वो कोई महिला तो नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, गुलाम नबी आजाद, ये महिला तो जान नहीं पड़ते और बच्चे तो बिल्कुल भी जान नहीं पड़ते। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून अब उस मुहावरे को बहुत खुले आम प्रयोग में ला रहा है जो हमने बीते वीडियो में भी कई बार आपके सामने और आपके साथ उसका जिक्र किया था। यू शो मी द फेस, आई शो यू द लॉ। तुम मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। चेहरा यदि राहुल गांधी का है तो घर खाली करो, और चेहरा यदि सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गुलाम नबी आजाद, यदि चेहरा इनका है तो आप तो माननीय है, घर में बने रहिए। इस देश के एक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री, इस बात का खुलेआम संसद के बाहर जिक्र करता है कि राहुल गांधी गधा हैं। वह एक अंग्रेजी मुहावरे का प्रयोग कर रहे थे, जो अंग्रेजी मुहावरा आपकी स्क्रीन पर भी इस समय चल रहा है। उस अंग्रेजी मुहावरे का जिक्र कर रहे थे कि आप घोड़ों की रेस में गधों को क्यों दौड़ा रहे हैं। यानी राहुल गांधी को एक केंद्रीय मंत्री के रूप में हरदीप सिंह पुरी गधा कह देते हैं। अब यहां सवाल होना चाहिए कि क्या कोई देश की अदालत इस बात को संपूर्ण गांधी समाज के अपमान से जोड़ेगी? सवाल तो बनता है, क्योंकि राहुल गांधी को जिस मानहानि के मुकदमे में सजा सुनाई गई, उस मुकदमे के संदर्भ में राहुल गांधी ने जब एक व्यक्ति के उपनाम का उल्लेख किया, भारत के प्रधानमंत्री के उपनाम का जिक्र जब राहुल गांधी ने यह कहते हुए किया कि हर किसी पैसे ले जाने वाले का नाम प्रधानमंत्री जी का उपनाम ही क्यों होता है, लेकिन राहुल गांधी ने 3 नाम का बहुत साफ तौर पे जिक्र किया था। नीरव मोदी, ललित मोदी और देश के प्रधानमंत्री का जिक्र राहुल गांधी ने किया, लेकिन वह तीनों मानहानि के मुकदमे में अदालत नहीं जाते। कोई चौथा व्यक्ति अदालत में जाता है कि मेरी मानहानि हो गई, और अदालत फैसला सुना देती है, ये जानते समझते हुए कि बयान कर्नाटक में दिया गया और जिस अदालत के भीतर सुनवाई हो रही है वह अदालत सूरत की है, और सूरत गुजरात में आता है, और गुजरात और कर्नाटक आपस में सीमाओं का भी बंटवारा नहीं करते, यानी उनका बॉर्डर भी एक दूसरे से नहीं लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात के बीच में खड़ा रहता है। ऐसे में क्या कोई भी अदालत या कोई भी व्यक्ति इस बात का जिक्र या ये प्रश्न करेगा कि पूरे गांधी समाज का अपमान है, केंद्रीय मंत्री गधा कह देते हैं, लेकिन कोई इस बात को लेकर प्रश्न नहीं करता। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की इस नई परिस्थिति का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बात का जिक्र करते हैं कि महात्मा गांधी तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, उनके पास कोई कानून की डिग्री नहीं थी, कोई वकालत का उनके पास अनुभव नहीं था। आप सोच रहे हैं, इतिहास व्हाट्सएप से निकलते हुए अब देश के माननीयों के मस्तिष्क के भीतर घुस रहा है, और कमाल का इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि महात्मा गांधी के संदर्भ में देश के एक संवेदनशील किंतु प्रमुख केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल ये कह देते हैं
कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे। एक केंद्रीय मंत्री कह देते हैं कि राहुल गांधी गधा है। निरंतर इस बात का खुलेआम जिक्र किया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि समूचे गांधी समाज का अपमान हो गया। लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है या नहीं, यह सिर्फ गांधी सरनेम या बंगला खाली करा देने भर की परिस्थितियों से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि गौतम अडानी को कौन भूल सकता है? अब तो कोई भी नहीं भूल सकता। गौतम अडानी 24 जनवरी 2023 से इस प्रकार चर्चा में बने हुए हैं कि उनकी चर्चा जब थोड़ी धीमी भी पड़ती है तो अपने आप तेज हो जाती है। बीते दिनों गौतम अडानी के संदर्भ में फिर एक खबर आती है, एक विश्लेषण, एक रिपोर्ट आती है कि गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी समूह जो कर्ज की चुकता करने का जिक्र बीते कई दिनों से ये कहते हुए कर रहा है कि अडानी समूह अपना कर्ज चुका रहा है, उसके संदर्भ में एक रिपोर्ट आती है कि बैंकों के द्वारा उनकी सिक्योरिटी अभी तक वापस छोड़ी ही नहीं गई। और अडानी समूह जिस रूप में, वो खबर आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, अडानी समूह जिस रूप में कर्ज की अदायगी या कर्ज को लौटा रहा है वह बहुत संदेहास्पद है। अडानी समूह ने अपने पूर्ववर्ती अनुभवों की तरह ही जिस प्रकार जनवरी में हिंडनबर्ग का खंडन किया, आज के दौर में मार्च के महीने में भी इस रिपोर्ट का भी खंडन कर दिया। लेकिन खंडन से बात नहीं बनती और 3 दिन में अडानी समूह के 80,000 करोड़ का अडानी समूह नुकसान उठाता है। यानी कि एक व्यक्ति जिसका नाम है गौतम शांतिलाल अडानी, गौतम शांतिलाल अडानी के संदर्भ में रिपोर्ट पर रिपोर्ट, हम हर वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं, रिपोर्ट पर रिपोर्ट, डेटा पर डेटा, एनालिसिस पे एनालिसिस, विश्लेषण पर विश्लेषण, खबर पर खबर आती जाती है, लेकिन गौतम अडानी के ऊपर जांच नहीं की जाती। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक महापौर के घर पर प्रवर्तन निदेशालय छापा मार देता है। कानून सभी के लिए बराबर है, लोकतंत्र की इस जननी में कानून तो बराबर है और सभी के लिए बराबर है, लेकिन वह बराबर होते हुए यह जरूर देख रहा है कि गौतम अडानी कौन है और छत्तीसगढ़ के महापौर रायपुर के कौन है। छत्तीसगढ़ के महापौर चूंकि विपक्षी पार्टी के हैं तो छापा पड़ेगा, लेकिन गौतम शांतिलाल अडानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंधों को लेकर, अपनी दोस्ती मित्रता को लेकर चर्चा में रहते हैं। तस्वीरों के जरिए, खबरों के जरिए इस बात की पुष्टि होती है, तो उन पर जांच नहीं होगी, लेकिन कानून तो बराबर है। लेकिन किस रूप में बराबर है? यू शो मी द फेस, आई शो यू द लॉ। तुम मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। यानी कि गौतम अडानी के संदर्भ में चाहे कितनी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन जांच नहीं होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत यानी संसद बीते 2.5 हफ्तों से ठप पड़ी हुई है, उसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो हर बार संसद को विपक्ष ठप करता था, इस बार देश की सत्ता ही संसद को ठप किए हुए है। क्यों? क्योंकि गौतम शांतिलाल अडानी के रूप में एक महानुभव, एक दिव्य पुरुष इस भारत के भीतर, माफ कीजिए, लोकतंत्र की जननी भारत के भीतर, उनका गौतम शांतिलाल अडानी नामक एक बेटा है, जिस बेटे के संदर्भ में कोई जांच ना हो तो पंचायत को ठप कर दो, परीक्षाओं को रुकवाना हो तो विद्यालयों में ताला लगा दो। कहने का तात्पर्य यह है कि गौतम अडानी के लिए कानून अलग है, राहुल गांधी के लिए अलग है। गौतम अडानी के संदर्भ में कानून अलग है, विपक्ष के लिए कानून अलग है। लाल कृष्ण आडवाणी सुरक्षा का लिहाज से, सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिहाज से घर का उपभोग सांसद के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक अदालती फैसला जो कि स्वयं कटघरे में है, जिसके संदर्भ में यह कहने से अब कोई चूक नहीं रहा कि मानहानि के संदर्भ में, एक बयान के संदर्भ में अधिकतम 2 वर्षों की सजा सुना दी गई।
और न्यायाधीश महोदय ने अपने आप से अपने न्यायिक विवेक को इस रूप में प्रयोग किया कि राहुल गांधी ने जिस उपनाम का जिक्र किया वह उसके जरिए 3 नाम का जिक्र करने के बावजूद समूचे समाज का अपमान कर रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की इस कमाल की परिस्थिति के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? या कुछ ना कहना ही बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से देश के केंद्रीय मंत्री गधा कह सकते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में जब राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बयान देते हैं, तो वह न सिर्फ मानहानि के दायरे में घसीट लिए जाते हैं, तमाम कानूनी मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए बयान कर्नाटक का, निर्णय सूरत का, बयान 3 व्यक्तियों का नाम लेते हुए, लेकिन निर्णय पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नफरती बयान के संदर्भ में कहा था, मुस्कुराहट के साथ दिया गया बयान नफरती नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी के संदर्भ में एक बयान को जो कि सीमित दायरे में दिया गया, उसे पूरा समाज का बयान बना दिया जाता है, और पहले सांसदी छीनी जाती है, फिर बंगला छीना जाता है। आज ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की एनसीपी के लक्षद्वीप से आने वाले सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दिया। जनवरी 2023 में मोहम्मद फैजल को एक पुराने मामले में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके पश्चात उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मोहम्मद फैजल इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उनकी सजा और उनके खिलाफ पारित इस आदेश पर रोक लगा दी और एक तरह से उसे खारिज करते हुए खत्म कर दिया। लेकिन खारिज होने के महीने भर बाद जाकर जब मोहम्मद फैजल ने अंततः परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय करी, तो लोकसभा सचिवालय को आनंद फानन उनकी नींद टूटी और उन्होंने सदस्यता बहाल कर दी। कहने का तात्पर्य यह है, मोहम्मद फैजल को भी 1 महीना इंतजार क्यों करना पड़ा, जब उनकी सजा को 1 महीने पहले उच्च न्यायालय खत्म कर चुका। लेकिन तब भी 1 महीने का इंतजार मोहम्मद फैजल को करवाया गया। क्या यह लक्षद्वीप की जनता का अपमान नहीं है कि जो अपने सांसद को उम्मीदों के साथ लोकसभा में चुनकर भेजती है? इस देश की सरकार लोकतंत्र की जननी की छांव तले लोकसभा सचिवालय के साथ मिलकर उस सांसद की सांसदी रद्द कर देती है। लेकिन लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की व्याख्या अब इस रूप में की जाने लगे, तो इतिहास के पन्नों को पलटते हुए इस देश के संविधान निर्माता बहुत याद आते हैं। इस देश के संविधान निर्माताओं की उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे जिसमें वो संविधान पर दस्तखत कर रहे हैं, तो इस रूप में इस उम्मीद के साथ दस्तखत कर रहे हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है। लेकिन शायद आज जब वे अपने इस देश की व्याख्या स्वर्ग के भीतर रहते हुए किया करते होंगे, तो यह कहने से नहीं चूकते होंगे, कहां गलती रह गई, कहां गलती रह गई, किस रूप में गलती रह गई, कहां कौन सा प्रावधान लिखने से हम चूक गए कि आज लोकतंत्र की जननी कहते हुए इस विलंब का अर्थ समझ रहे हैं आप? ये विलंब भारत की परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए शायद संपूर्ण तो नहीं, किंतु कम भी नहीं है। लोकतंत्र की जननी कह देने भर से किसी भी विषय की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये किस प्रकार की लोकतंत्र की जननी का हम जिक्र कर रहे हैं? जननी से तात्पर्य तो मां से होता है, माता से होता है। ये किस प्रकार की माता की परिस्थितियां हैं जो अपने एक बेटे गौतम शांतिलाल अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए आरोपों की जांच भी नहीं करवाना चाहती, लेकिन दूसरे बेटे राहुल गांधी के बयान मात्र से न सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एक न्यायिक फैसला होता है,
बल्कि सदस्यता से लेकर घर भी छीन लिया जाता है। लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है और कानून सभी की व्याख्या बराबर रूप से करता है। कर्नाटक में आज चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन कर्नाटक के एक विधायक को सजा दिलाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए लोकायुक्त को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, कर्नाटक उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा, क्योंकि विधायक सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है और वह सत्ताधारी पार्टी जो कर्नाटक में राज अभी तक कर रही है, वही सत्ताधारी पार्टी डबल इंजन के रूप में केंद्र में भी मौजूद है, यानी भारत सरकार में मौजूद है। लेकिन कानून बराबर है। छत्तीसगढ़ के महापौर पे कार्रवाई होगी, लेकिन कर्नाटक के विधायक के लिए अदालत के चक्कर हफ्तों तक लगाए जाएंगे, तब जाकर लोकायुक्त अपने अधिकार का प्रयोग कर पाएगा। इजरायल में इन दिनों अदालत के संदर्भ में और अदालती प्रक्रिया के संदर्भ में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लाए गए न्यायिक सुधारों के विरोध में जनता सड़कों पर है और जनता इस बात का उल्लेख साफ तौर पे कर रही है कि न्यायिक व्यवस्था में सरकार का दखल नहीं होने देंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने न्यायिक सुधारों को 1 महीने की रोक पर लगा दिया, होल्ड कर दिया। लेकिन भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू खुलेआम जजों को कहते हैं कि जज सरकार नहीं है, जज अपनी हदों में रहें, न्यायाधीश अपनी सीमाओं में रहें और कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश देशद्रोही समूह के भाग हैं। इस देश के कानून मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन कोई मानहानि नहीं होती। कानून वाकई सभी के लिए बराबर है। इस देश का कानून लोकतंत्र की जननी के रूप में सभी के लिए बराबर है। इजरायल की जनता तो अपने हकों के संदर्भ में सड़कों पर इस रूप में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का या फिर अपने प्रदर्शन की अभिव्यक्ति का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन दिखा रही है कि हम न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में मिडिल क्लास से लेकर के भारत की जनता, नागरिक नहीं, भारत की जनता इन चीजों को कितनी साधारण तरीके से जाने देती है और सिर्फ कह देती है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो का यही समापन करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए, विमर्श के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन याद रखिए लोकतंत्र को खड़ा कर देने में वर्षों का समय बीत जाता है, लेकिन उसके ढहढाने में चंद मिनटों का भी समय नहीं लगता। लोकतंत्र की जननी के भीतर एक तरफ गौतम अडानी हैं और एक तरफ राहुल गांधी। इनकी व्याख्या किस रूप में की जाएगी और इनकी परिस्थितियों की व्याख्या किस रूप में की जानी चाहिए, यह तो इस देश की लोकतंत्र की जननी के रूप में भूमिका तय करेगी। लेकिन भारत के भीतर यदि लोकतंत्र की यही व्याख्या इस रूप में हो रही है तो फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता। संविधान निर्माता संविधान लिख के अब इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है। अगर आप इस खुशफहमी में अभी भी जीना चाहते हैं तो जरूर जिए, लेकिन सच्चाई सिर्फ कह देने भर से या आंख बंद कर लेने भर से खत्म नहीं हो जाती, या उसको खारिज कर देने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाती। जमीन के भीतर गर्दन छिपाने से तूफान गुजर नहीं जाता, वह आपके ऊपर उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं और इस वीडियो के समापन में उस पंक्ति को गांठ बांधकर अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है, और राहुल गांधी के संदर्भ में या कानून सभी के लिए बराबर है। लोकतंत्र की जननी के भीतर इन परिस्थितियों की व्याख्या जब भी की जाएगी
तो ये जरूर कहा जाएगा कि उस दौर में, जिस दौर में कानून सभी के लिए लोकतंत्र की जननी की व्याख्या के रूप में बराबर था, जनता तालियां बजा रही थी, किंतु नागरिक समीक्षा कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।